हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। लेट्स सपोज इसका वेट लग रहा है, नॉर्मल एक्शन लग रहा है, इधर कोई फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है। ये किसी सरफेस के ऊपर पड़ी है। अगर हम इसको फ्री फ्रॉम सराउंडिंग कर दें, मींस ऑब्जेक्ट को ही कंसीडर कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उसको मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज उसका कितना मैग्नीट्यूड है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, हम उसको स्टडी करें तो उसी को हम बोल सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम। फोर्सेस को एनालिसिस करते हैं, ये ज्यादा इसकी थ्योरी कुछ नहीं है, हमें ये क्वेश्चन से ही ज्यादा समझ आएगा। फर्स्टली जो हम इसका केस डिस्कस करेंगे, उन केसेस में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर सारी फोर्सेस को देखेंगे, उन केसेस में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगी। फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का। जब वो मूव करने लग जाएगी तो वो एप्लीकेशन आ जाती है न्यूटन सेकंड लॉ की। पर आज के और मे बी इसकी एक और वीडियो बन सकती है, उन दोनों में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 किलोग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 किलोग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस केस में ये पूछ रहे हैं, ये कोई सरफेस के ऊपर पड़ी है या ग्राउंड के ऊपर पड़ी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन exerted by ground, exerted by ground। तो ऑब्जेक्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे, ये वाली ऑब्जेक्ट पे देखना है क्या क्या फोर्स लग रही है। हमने बाहर से तो कोई फोर्स अप्लाई की नहीं हुई। इस केस में ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा है नीचे की तरफ, सबसे पहले जो आप कंसीडर करोगे। और कोई फोर्स आपके दिमाग में आए ना आए, सबसे पहले आप अगर किसी ऑब्जेक्ट का कोई मास है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका क्या लग रहा होगा, उसका वेट लग रहा होगा mg। मींस g की वैल्यू 10 ही लेके चलेंगे सारे केसेस में। 5 × 10 इज 50 न्यूटन। और कोई फोर्स नहीं लग रही। जितना इसका वेट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये एक्शन हो गया, ग्राउंड हमें क्या देगा, नॉर्मल एक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर पड़ी है, सरफेस के ऊपर उसका कोई वेट लग रहा है, वो सरफेस के ऊपर कोई एक्शन लगा रही है, तो सरफेस परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ क्या देगा, नॉर्मल एक्शन। नॉर्मल एक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। स्टेशनरी केस में हम जो इक्वेट करेंगे, टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स को राइटवर्ड के इक्वल कर देंगे, टोटल डाउनवर्ड को टोटल अपवर्ड के इक्वल कर देंगे। लेफ्टवर्ड राइटवर्ड कुछ नहीं है, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया कि इस पे नॉर्मल एक्शन की वैल्यू क्या है, 50 न्यूटन। नॉर्मल एक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसको स्प्रिंग से, अभी वो टेंशन फोर्स की बात भी आ जाएगी, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से अटैच कर लिया। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह ये इस सरफेस के साथ अटैच है, स्ट्रिंग के साथ इस तरह। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट इज 10 किलोग्राम।
ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा ही नहीं। अगर इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे भी तो ये स्ट्रिंग है, मूव नहीं करेगी, स्ट्रिंग में टेंशन जरूर आ जाएगी। हमने मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स अप्लाई कर दी 50 न्यूटन की। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। इस केस में आपने कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन exerted by ground and tension in string ओके। ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, मैंने अभी बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि इसका वेट तो नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा। लेट्स सपोज 10 किलोग्राम मास है, m इंटू जी, 10 इंटू 10 इज 100 न्यूटन। ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स आएगी? ग्राउंड इसको देगा नॉर्मल एक्शन। अभी जल्दी नहीं करनी हमने, सीधा डायरेक्ट ये नहीं कह देना कि ये 100 इज इक्वल टू नॉर्मल एक्शन की वैल्यू 100 आ गई जैसे लास्ट क्वेश्चन में आई थी। नहीं, इस क्वेश्चन में 100 नहीं आएगी क्योंकि और फोर्स भी है। इसको इधर लेके जाएंगे, स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, स्ट्रिंग इसको इस डायरेक्शन में खींच के रखेगी, टेंशन T। फोर्स लग रही है 50 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है वो फोर्स? 50 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल बना रही है। अगर हम इस फोर्स के कंपोनेंट बना दें, ये इस डायरेक्शन में बनेगा 50। ये पहले बता देता हूं, वेक्टर चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। अगर ये कोई ए वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स किसी के भी कंपोनेंट बनाने हो फर्दर आगे जाके, अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है तो हम cos थीटा, इसको नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी? ए बी अपॉन ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा। अगर हम परपेंडिकुलर इस थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर बनेगा BC अपॉन A। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? sin थीटा। तो इस तरह BC की वैल्यू आ गई A sin थीटा। मींस जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है दैट इज cos। दिस इज A cos थीटा और दिस इज A sin थीटा। इस तरह ही उसके कंपोनेंट बन जाएंगे। कई बच्चों को डाउट होता है तो इसीलिए मैंने कंपोनेंट यहीं पे बता दिए। 50 फोर्स के कंपोनेंट बनाए तो ये थीटा वाला कंपोनेंट बन गया 50 cos 30। थीटा कितना है? 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 50। cos 30 होता है √3/2, तो ये बन गया 25√3। सॉल्व कर लिया, 250 के साथ कैंसिल हो गया। एक कंपोनेंट इसका अपवर्ड बनेगा, चाहे इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो बनेगा साइन वाला, वो होगा f sin 30, मतलब 50 sin 30। sin 30 क्या होता है? 1/2। 50 into 1/2 is 25। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 25। ऑब्जेक्ट तो आपको पता है ये स्ट्रिंग से इस तरह अटैच है, स्ट्रिंग के सरफेस के साथ अटैच है, तो ऑब्जेक्ट को अगर खींचेंगे तो स्ट्रिंग में टेंशन जरूर आएगी, पर अब ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी रहेगी ना अगर फोर्स लगा रहे हैं तो, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो जितनी है, जितनी एक्सटेंड होके फिक्स हो सकती है उतनी ही रहेगी। ओके, तो अभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए अभी नॉर्मल एक्शन मैंने पिछले केस में क्या बताया था कि आपके दिमाग में मे बी 100 आ रहा हो,
पर आप अभी देख रहे हो टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड अगर करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 100 नहीं आएगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 100 नहीं आएगी। तो हम नॉर्मल रिएक्शन को इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, आर प्लस टोटल अपवर्ड आर प्लस 25, ऊपर की तरफ कितनी लग रही है, आर प्लस 25 न्यूटन इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड 100। तो आर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 100 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 75 न्यूटन। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अभी टेंशन की बात कर लेते हैं। लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड फोर्स को इक्वेट कर दो, T इज इक्वल टू, और तो भाई है नहीं, लेफ्ट की तरफ टेंशन है, राइट की तरफ 25√3 मतलब फोर्स का कॉस कंपोनेंट है, तो टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 25√3। यही हमने पता करना था। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड एंड टेंशन एंड स्ट्रेंथ, ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, इसको रब कर देते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आएगा। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट वही सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ऑब्जेक्ट जो है प्लेस्ड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ये इस तरफ एक वॉल है, इस तरफ एक ग्राउंड, इस तरफ नीचे की तरफ ये है हमारा ग्राउंड और ये हमारी होगी वॉल। ऑब्जेक्ट को इस तरह रखा है, इस ग्राउंड के टच में भी है और इस वॉल के टच में भी है। मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा दी, इसका वेट लेट्स सपोज 5 किलोग्राम है। मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगा दी इस तरह, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री, और फोर्स की वैल्यू मैंने दे दी लेट्स सपोज 100 न्यूटन। जब हम इस ऑब्जेक्ट को, ये क्वेश्चन 3 है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरह कोई फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ भी प्रेशर डालेगा और इस वॉल पे भी कोई ना कोई एक्शन लगाएगा, नीचे भी एक्शन लगाएगा और वॉल पे भी एक्शन लगाएगा, तो दो रिएक्शन मिलेंगे। वॉल भी हमें रिएक्शन देगा और ये ग्राउंड भी हमें रिएक्शन देगा, वही हमने कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन exerted by normal reaction exerted by ground and wall। दोबारा बताता हूं, जब इस ऑब्जेक्ट को इस तरह लगाया, फोर्स लगाई, तो ये नीचे की तरफ भी इसका वेट लग रहा था और हमने और दबा दिया इसको फोर्स लगा के, और वॉल को भी प्रेस करेगी। तो इस तरह वॉल, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन वाला हमने पढ़ा हुआ है, वॉल भी क्योंकि ये वॉल के ऊपर एक्शन लगाएगी तो ये वॉल इसको रिएक्शन देगा, और ग्राउंड के ऊपर तो इसका वेट तो ऑलरेडी लग रहा था और इस फोर्स के कारण और ये थोड़ी सी और फोर्स लगाएगी तो ग्राउंड इसको क्या देगा, ग्राउंड भी कोई रिएक्शन देगा। तो वही हमने कैलकुलेट करने हैं। जो वॉल का रिएक्शन है उसको हमने लिख लिया RW, और जो ग्राउंड का है उसको हमने लिख लिया RG। RW and RG, this is normal reaction exerted by wall, this is normal reaction exerted by ground। अभी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जरूरी काम, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 5 किलोग्राम की है, एक चीज तो लगेगी ही लगेगी, वेट m into g, 5 into 10 is 50। और क्या लग रहा है, ये 100 न्यूटन फोर्स। अगर 100 न्यूटन इस तरफ ही लग रही है, इसको यहां ऐसे भी बना दूं, नीचे की तरफ ही लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है।
इस तरह बना सकते हैं। 60 न्यूटन इसका एंगल है विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ इस फोर्स का जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ओके, तो वर्टिकल के साथ कितना होएगा 30 डिग्री, या हॉरिजॉन्टल वाले लिख लो 60 डिग्री। फोर्स की वैल्यू 100 है। अभी ये नीचे की तरफ इफेक्ट आएगा, एक कंपोनेंट इस तरह आएगा, एक कंपोनेंट इस तरह आएगा, तो हम इसके कंपोनेंट बनाएंगे। दिस इज 100 एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos 60 which is equal to 100 into 1/2, cos 60 1/2, ये बन गया 50। और एक तरफ नीचे की तरफ आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, पिछले केस में ऊपर गया था क्योंकि ये फोर्स का इफेक्ट ही नीचे की तरफ आ रहा है। ये बनेगा 100 sin 60, 100 sin 60, sin 60 √3/2 होता है, तो ये आ गया 50 √3, 50 √3। वॉल जो रिएक्शन दे रही है इसको, दीवार की तरफ से जो रिएक्शन मिलेगा दैट इज RW, और जो ग्राउंड की तरफ से रिएक्शन मिलेगा दैट इज RG, दिस इज RG। अभी ये चीजें कैलकुलेट करते हैं। टोटल अपवर्ड की बात कर लो, RG प्लस, सॉरी ऊपर तो RG ही है, RG इज इक्वल टू 50 जो इसका वेट था प्लस फोर्स का कंपोनेंट, 50 प्लस 50 √3, तो ये आ गया हमारा RG आ गया। 50 कॉमन निकाल दो और इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे आप छोड़ सकते हो। √3 की वैल्यू 1.73, अगर ऑप्शन में ये है तो ओके है, अदरवाइज वैल्यू पुट कर सकते हो। टोटल राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड को इक्वेट कर लो, RW नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय वॉल इज इक्वल टू दिस फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 40, सॉरी 50, तो ये कैलकुलेट हो गए हमारे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो ऑब्जेक्ट को रखा है वो ग्राउंड के ऊपर नहीं रखा हुआ, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के ऊपर नहीं रखा गया, इस तरह है। ये दो सरफेस हैं, ऑब्जेक्ट को इस तरह, ये स्ट्रिंग है, और एक मिनट, ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये एक और स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का आपने ये वाला एंगल ले लिया, ये एंगल जो है 30 डिग्री है, ये वाली तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ऑब्जेक्ट का वेट नीचे आएगा, इसमें एक टेंशन आएगी और इसमें भी एक टेंशन आएगी। हमने कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट टेंशन इन स्ट्रिंग्स या टेंशंस T1 एंड T2। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम, ऑब्जेक्ट का अगर हम मास लिख रहे हैं, हम लिख लो कोई भी 10 किलोग्राम लिख लो, सारे 30 डिग्री वाले या 60 डिग्री वाले एंगल कोई भी हो सकता है, 45 लगा लो, 45 डिग्री। कैलकुलेट करो टेंशन इन दीज स्ट्रिंग्स। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट करें, नीचे की तरफ इस ऑब्जेक्ट का क्या आएगा, वेट 10 × 10 is 100,
वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं, थोड़ी सी इजी वैल्यू इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये इस तरह स्ट्रिंग है, मींस टेंशन T2 इस तरह लग रही है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगा तो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ ही टेंशन लगाएगी। ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी हॉरिजॉन्टल वाला, ये वाला एंगल भी कितना बनेगा 45। कैसे आया देखो, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, ये वाला एंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दिस इज 45, दिस इज आल्सो 45, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये वाले, ये इक्वल होते हैं। ओके, तो T2 टेंशन इस डायरेक्शन में बन रही है। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, टोटल लेफ्टवर्ड इज इक्वल टू टोटल राइटवर्ड, टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड। पर इस केस में ये तो थोड़ा सा इंक्लाइन है, इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट बना लेंगे। T2 के कंपोनेंट बना लो अलोंग हॉरिजॉन्टल, जो भी ऐसे कोई भी एंगल पे चीज हो, आप कोशिश करो कि उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में ले आओ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। इस तरह हम क्या करेंगे, अगर इसके कंपोनेंट बनाएंगे, ये एंगल 45 को बता दिए कैसे आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो T2 का इस डायरेक्शन में एंगल थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या आएगा, T2 cos 45, और ऊपर आएगा एक कंपोनेंट T2 sin 45। इसकी जरूरत बनाने की नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है। टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 sin 45 अपवर्ड और डाउनवर्ड। अभी आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि यहाँ पे नॉर्मल एक्शन तो लगाया ही नहीं। नॉर्मल एक्शन क्यों नहीं लगाया, सोचो। क्योंकि इसको किसी सरफेस के ऊपर ही नहीं रखा गया। अगर ये किसी सरफेस के ऊपर होता, सरफेस पे ये एक्शन लगाता, तो सरफेस इक्वल एंड ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लगाता। पर ये तो अभी हवा में ऐसे लटक रहा है, इसका वेट एक्ट कर रहा है, इसीलिए इस केस में नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। तो हम क्या करें, T2 sin 45 इज इक्वल टू कर दो आप 100 के। नॉर्मल एक्शन वाली बात समझ आ गई होगी कि इस केस में नॉर्मल एक्शन नहीं आएगा क्योंकि इसको किसी सरफेस के ऊपर नहीं ना रखा गया, ये तो हवा में है, ऐसे स्ट्रिंग से लटक रहा है ये। ओके, sin 45 कितना होता है, 1/√2, दिस इज इक्वल टू 100। T2 की वैल्यू आगे कैलकुलेट करके 100√2, न्यूटन जरूर लगा दिया करो फोर्स की यूनिट्स। ओके सॉरी, ये ना T1 थी, यहाँ पे मैंने T2 लिख दिया, T1, यहाँ पे भी T1 और यहाँ पे भी T1 की वैल्यू आई है, T1 की वैल्यू आई है, ये वाली T2 थी। ओके, T1 इज इक्वल टू 100√2 न्यूटन। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, T2 इज इक्वल टू T1 cos 45, T2 इज इक्वल टू T1 cos 45। T1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 100√2, cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है, सेम एज दैट ऑफ sin 45, 1/√2। √2 के साथ √2 कैंसिल हो गया, तो T2 की कितनी वैल्यू आ गई, 100 न्यूटन। ये T1 है बेटा, यहाँ पे T1 था, T2 तो ये वाला था, मैंने T2 बना के इसको कंपोनेंट बना दिए थे, ये आप सही कर लेना, T1 था यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2-4 और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको
फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आता तो इट मींस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होएगा। आज के लिए इतने ही करेंगे। थैंक यू।